स्वागत है आपका। दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से गुजरात तक केजरीवाल के हर दांव आजकल वोट सेंट्रिक ही नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो की डिमांड कर हिंदू वोट को साधने की कोशिश की, लेकिन आरटीआई के खुलासे से केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम सबके सामने आ गया। एक आरटीआई के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली में मौलानाओं की सैलरी 16,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा हमला किया। बीजेपी ने पूछा कि जब मौलानाओं की सैलरी बढ़ाई, जो पुजारियों की क्यों नहीं बढ़ाई। एक आरटीआई जानकारी में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 से अब तक वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया है और हर साल वो फंड बढ़ता गया है। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। सुनिए कैसे बीजेपी ने केजरीवाल पर ऑलराउंड अटैक किया। कल आरटीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया था कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड पर उड़ाए गए, खर्च किए गए और उसमें से 62 करोड़ रुपए केवल एक वर्ष में खर्च किए गए। अब एक और आरटीआई का खुलासा सामने आया है कि किस प्रकार से मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिन को 31 करोड़ रुपए 7 वर्षों में दिए गए सैलरी के नाम पर, सैलरी बढ़ाने के नाम पर, और उसमें से केवल पिछले 2 वर्षों में 19 से 21 के बीच 20 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब एक तरफ तो आशा वर्कर की सैलरी के लिए पैसा नहीं था, डीडीयू कॉलेज में और उनके टीचर्स के लिए पैसा नहीं था, 13,000 बच्चों को, SC ST OBC बच्चों को कोचिंग देने के लिए पैसा नहीं था, यमुना जी को साफ करने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है घाटों पर, और एक तरफ दिवाली के फटाके जलाने पर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया गया, परंतु इमाम और वक्फ बोर्ड के लिए फंड भरपूर था। यही असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का। यह आम आदमी पार्टी दरअसल बताना चाहती है कि चलानी है वोट बैंक की दुकान, इसलिए करो हिंदू आस्था का कभी अपमान और कभी बनो तुष्टीकरण के भाईजान और गाओ अपीजमेंट का गान। और इसी अपीजमेंट के गान के चलते आपने देखा है कि किस प्रकार से गोपाल इटालिया हो, राजेंद्र पाल हो, इन्होंने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर का विरोध किया। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। तो आपने बीजेपी को सुना। क्या केजरीवाल हिंदुत्व को मुद्दे को लाकर क्या बीजेपी के पिच पर आ गए हैं? क्या उनके लिए अब इस पिच पर खेलना आसान रहेगा? क्योंकि बीजेपी तो केजरीवाल पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है और मियां केजरीवाल होने का तंज भी कसा जा रहा है। आखिर बीजेपी ने किन तथ्यों के आधार पर केजरीवाल पर यह आरोप लगाए और उनको घेरा, आपको समझाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के मुताबिक केजरीवाल ने इमामों की सैलरी 10,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति महीने कर दिया और मस्जिद में आजान के लिए लोगों को बुलाने का काम करने वाले मुअज्जिन की सैलरी 9,000 रुपए प्रति महीना से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है। अब शहजाद पूनावाला ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देकर कुछ आंकड़े भी सामने रखे हैं और बताया कि 7 साल में इमामों और मुअज्जिनों पर केजरीवाल सरकार ने 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और पिछले महज 2 साल में यानी कि 2019 से 2021 की अगर बात की जाती है तो इमामों मुअज्जिनों की सैलरी के नाम पर 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन केजरीवाल के पास आशा वर्कर्स और कॉलेज टीचर्स के लिए फंड नहीं है, SC ST और OBC के बच्चों के लिए कोचिंग के लिए फंड नहीं है, यमुना नदी की सफाई के लिए फंड नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं पर बैन लगाया लेकिन इमामों को फंड देने में कोई कोताही नहीं बरती और वो काम करते गए।
और पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ का फंड दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने अर्जी लगाकर जो जानकारी हासिल की, उसमें यह बात सामने आई कि 2015 से अब तक केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ से ज्यादा का फंड रिलीज किया है। तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म का चश्मा पहनकर फैसले लेती है। केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले मौलानाओं की सैलरी 16,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी है। अब बीजेपी केजरीवाल के तुष्टीकरण के फैसले पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच आपको बता दें कि महीनों से मदरसों में जिस तरह से फुल ऑन सियासत चल रही है और सूबे के हिसाब से यह सियासत बदलती भी रहती है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पक्षपात का आरोप लगता है, जहां कांग्रेस की राज है या कांग्रेस की सरकार है वहां तुष्टीकरण के लिए सवाल उठते हैं। और आज राजस्थान के मदरसों की बात करेंगे, जहां गहलोत सरकार मदरसों के लिए जमकर फंड जारी कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर असलियत क्या है? गहलोत सरकार ने तस्वीर बदली है या फिर हाल वही पुराना है? एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ठीक इससे पहले गहलोत सरकार ने मुसलमानों का वोट सेट करने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। राजस्थान की गहलोत सरकार 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाली है। इसके लिए 13 करोड़ 10 लाख के बजट की घोषणा भी की जा चुकी है। गहलोत सरकार हर मदरसे पर 2,62,000 रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी बजट घोषणा थी, उस बजट घोषणा के तहत 500 प्रदेश के मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम और तमाम कंप्यूटर, इंटरनेट सब चीज़ें मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम मदरसों में शिक्षा की स्थिति को, तालीम की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। आज लगभग 2 लाख बच्चे राजस्थान के मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दीनी तालीम भी के साथ साथ में दुनियाई तालीम मिले और उसमें शिक्षा में जो बदलाव होने चाहिए आज के ज़माने के अनुसार, वो तमाम चीज़ें हम आधुनिकीकरण की तरफ कर रहे हैं। गहलोत सरकार के फैसले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने मदरसों के लिए क्या किया, ये भी एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। जयपुर के चांदपोल इलाके में चल रहे जामिया तैयबा मेमोरियल मदरसे में कंप्यूटर्स देखिए, साइड में खराब पड़े धूल खा रहे हैं। मदरसा संचालक मोहम्मद इशाक ने बताया कि गहलोत सरकार ने कुछ नहीं दिया। 5 साल में केवल एक बार 5,000 रुपए मिले। जो फर्नीचर मदरसे में है वो भी पिछली सरकार ने दिया था। गहलोत सरकार ने केवल उसका उद्घाटन किया। मदरसा संचालक ने कहा जो पैसा देता है उसको पैसा मिलता है। ये कांग्रेस सरकार जब 4 साल पहले जब आई थी, तो आने के बाद में अभी तक हमारे पास में मदरसों की जो सुविधा के एतबार से देखा जाए तो सिर्फ एक मरतबा जिसको बोलते हैं SFG का पैसा, वो सिर्फ एक मरतबा 4 साल के अंदर हमारे मदरसों को एक मरतबा 5-5 हज़ार रुपये मिला। इसके अलावा हर साल हम जो है किताबों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चे किताबों के लिए तरसते हैं, हमारे बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं होती। इस मरतबा भी अभी हाल में ताज़ा मामला है कि अभी 4 महीने गुजरने के बाद में अभी 15 दिन पहले हमारे मदरसे के बच्चों के पास में उर्दू की किताबें मिली हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से हंगामा करने के बाद में। और इसके अलावा जो देखा जाए तो 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं। और अभी ताज़ा आज ही के अखबार के अंदर हमने खबर पढ़ी कि 500 मदरसों को जो है स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट मदरसे बनाए जाएंगे। अब वो 500 मदरसे कौन से होंगे उनका हमें कोई पता नहीं है, वो किस किस के मदरसे होंगे वो कोई पता नहीं है। और जो वो मदरसे होंगे वो वही मदरसे होंगे जो 50-50 का सौदा करते हैं। पिछली मरतबा जब राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी, उस वक्त में राजस्थान के अंदर हर मदरसों को उनका एक इरादा बनाया था, मंसूबा बनाया था कि हर मदरसों को, हर बच्चों को टेबल पर बिठाया जाए। तो हर मदरसे के अंदर टेबलें बच्चों के अकॉर्डिंग दी गई थी और हर मदरसे के अंदर ब्लैक बोर्ड दिए थे, हर मदरसे के अंदर अलमारियां दी थी, हर मदरसे के अंदर टेबल कुर्सी ये दिए थे। उसके बाद में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने 4 साल के अंदर कुछ भी नहीं दिया। अब हम वोट की राजनीति करने के लिए, वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए ये एक बहुत बड़ा वो हंगामा किया कि हम 500 मदरसों को स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। पिछली मरतबा जब बीजेपी सरकार थी उन्होंने ये हर मदरसों को टेबल दिया था और उसके बाद में जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने जो माननीय मंत्री महोदय साले मोहम्मद साहब, उन्होंने आके और मदरसों के इन टेबलों का उद्घाटन किया और उन्होंने अपनी तरफ से ये वो करी कि भाई हम दे रहे हैं, जबकि ये पिछली सरकार ने ही हमें दे दिए थे।
जयपुर के चांदपुल इलाके में दूसरे मदरसे की तस्वीर देखिए। यहाँ के मदरसा संचालक का कहना है कि पिछले 4 साल में गहलोत सरकार ने मदरसों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो बीजेपी की सरकार थी जिसने मदरसों के लिए फर्नीचर मुहैया करवाया था, लेकिन अब सरकार जो कर रही है वो केवल चुनाव में वोट सेट करने का एक जरिया है। सर, आज तक तो कोई उम्मीद हो ही नहीं कांग्रेस सरकार से और ना ही होगी। एक तरीके से लॉलीपॉप दिए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने खास तौर से अल्पसंख्यक को लेके कांग्रेस सरकार के ही बहुमत बनता है। खास तौर से 90% वोट हमारे मुस्लिमों के पहुंचते हैं, अल्पसंख्यक के। उसके बावजूद मुस्लिमों के लिए एक जो लास्ट टाइम के अंदर जो इनका चुनाव आ रहा है, चुनाव के टाइम के अंदर इन्होंने लास्ट टाइम के अंदर ये लॉलीपॉप दिया है। ये बताइए कि 4 साल बीते सरकार के, इस सरकार ने मदरसे के लिए आपका चूंकि रजिस्टर्ड है, कितना पैसा दिया? कुछ पैसा वगैरह आया सरकार से? सर, आज तक तो कोई पैसा दिया नहीं। और दूसरी बात, कोई भी काम होता है तो बीजेपी सरकार जो काम करती है वो आज तक कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। क्या बीजेपी सरकार ने आपके मदरसे के लिए क्या किया था यहाँ पे? ये ड्यूल डेस्क जो है वो बीजेपी सरकार की ही देन है, आज तक कांग्रेस सरकार की देन नहीं है। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ ठप्पा लगाया अपना देने के लिए कि हमने दिया है इसको। जो मेन जो काम किया है वो बीजेपी सरकार ने किया, और बीजेपी सरकार ही शायद मेरे हिसाब से जितना मदरसों के लिए काम किया है अब तक कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। सरकार अगर अनुदान देती ही नहीं है मदरसों के लिए तो फिर मदरसा कैसे चला रहे हैं आप? सर, जिस तरीके से चला रहे हैं आप देखें, किताबें भी अभी जस्ट 10 दिन पहले ही आई हैं और बच्चों ने अपने पैसों से किताबें खरीदी हैं। अच्छा, अपने पैसे से बच्चों ने? पैसों से बच्चों ने किताबें खरीदी हैं। ये किताबें देखें आप, किताबें यूं क्यों रखी हैं, अब किस तरीके से बांटें किताबों को। जयपुर के मदरसों की तस्वीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन अलवर में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। यहाँ 3 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। दुर्गा मंदिर के पास जो मदरसा बना है उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कमरे भी जर्जर हालत में हैं। अलवर के मदरसा संचालक ने बताया कि सरकार केवल राशन मुहैया करवाती है, इसके अलावा कोई सुविधा यहाँ नहीं मिलती। सरकार से हमसे कोई कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई कहानी नहीं, कोई राशि नहीं, कोई लेना नहीं, फर्श भी नहीं बिछाने के लिए, और फर्श भी अपने हम मस्जिद की फर्श दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। कुल मिला के बात है कोई सुविधा नहीं है। हाँ, एक ये अलमारी रखी हुई है, ये मिली, एक मेज मिली हुई है और 4 कुर्सियां मिली हैं अब तक। ये यहाँ की सुविधा जो पता नहीं कब की आई बड़ी, वो उठा के लाके यहाँ पटक दिए सब। मदरसों की ऐसी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में मदरसों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान की सरकार ने मदरसों के विकास के लिए 2018 में 10 करोड़, 2019 में 7 करोड़, 2020 में 25 करोड़ और 2021 में 40 करोड़ रुपए का बजट पास किया, और अब 500 क्लासरूम को हाईटेक करने की बात भी की जा रही है। राजस्थान मदरसा बोर्ड के डायरेक्टर जमील अहमद का कहना है कि गहलोत सरकार में मदरसों का विकास हुआ है, जो सुविधाएं ना मिलने की बात कर रहे हैं वो निराधार हैं। राजस्थान में वर्तमान सरकार के आने के बाद मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार ने चलाई है वो मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना है। इस योजना में 2 कंपोनेंट हैं। इसमें जो टोटल पैसा खर्च किया जाता है उसका 70% तो मदरसों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए, जिसमें क्लासरूम है, किचन शेड है, टॉयलेट्स हैं, बरामदा है, कंप्यूटर कक्ष वगैरह, ये डेवलप करने के लिए खर्च किया जाता है। और 30% पैसा ऐसा है जो मदरसों में कंप्यूटराइजेशन करने के लिए, खेल सामग्री के लिए, शिक्षण सामग्री के लिए और दूसरी जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं वो जुटाने के लिए खर्च किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो योजना है मदरसों के आधुनिकीकरण। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की बात है, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो दिया वो है। इसके अलावा मदरसों को खेल सामग्री दी गई है, मदरसों को कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो मदरसों में जो पैरा टीचर्स हैं उनको रेगुलर मानदेय दिया जा रहा है, और न सिर्फ दिया जा रहा है, उस मानदेय में इसी सरकार के कार्यकाल में लगभग 3 बार वृद्धि हो चुकी है। एक बार 10%, एक बार 15% और 20%। तो मानदेय में भी वृद्धि की जा रही है। तो ये कहना कि मदरसों के लिए सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल निराधार बात है। राजस्थान में 3408 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। 2018 में सीएम अशोक गहलोत ने सरकार बनाने के बाद आदर्श मदरसा योजना की शुरुआत की थी।
2018 में इसके लिए 260 मदरसों को चिन्हित किया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। 2019 में 47 मदरसे सिलेक्ट किए गए, 2020 में 36 मदरसे सिलेक्ट किए गए और 2021 में 94 मदरसे सिलेक्ट किए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। और अब 2022 में 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास बनाने की घोषणा की गई है। अब तक जो पैसा आया वो मदरसों तक नहीं पहुंचा, तो फिर कहां गया, ये बड़ा सवाल है। सरकार दावा करती है कि प्राथमिक स्तर के मदरसों के लिए सालाना 5,000 रुपए और मिडिल स्तर के मदरसों के लिए सालाना 12,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यह पैसा कहां जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मदरसा संचालकों का साफ आरोप है कि उन्हें 4 साल में केवल एक बार 5,000 रुपए मिले। और दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर गुजरात से, जहां चुनावी माहौल के बीच इस वक्त 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी। इस मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गुजरात में चुनाव का ऐलान 1 या 2 नवंबर को हो सकता है। तो 2 बड़ी खबरें गुजरात से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ इसे बड़ा चुनावी दाव कहा जा सकता है जो बीजेपी की तरफ से चला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तौर पर। तो 2 बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है, आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में आ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात सरकार एक कमेटी बनाएगी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष या फिर कमेटी बनाकर उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यह पूरा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज पेश किया जाएगा, जिसके बाद लगभग यह तय माना जा रहा है कि इसको पास किया जाएगा और पास होने के बाद इस पर काम शुरू होगा। लेकिन चुनाव से पहले ठीक गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना या फिर उसके प्रस्ताव को पास करना, इसके चुनावी मायने बहुत ही दूरगामी होंगे और इसका इफेक्ट इन चुनावों में पड़ना बिल्कुल लाजमी माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि जब गुजरात कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दे पर जो चर्चा होने जा रही है या फिर उसे पास किया जाएगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गुजरात से आ रही यह बहुत बड़ी खबर है, 5 लाइन में पूरा मामला समझिए। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के बाद एक कमेटी अब बनाने की तैयारी है और हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई जा सकती है। और अब से थोड़ी ही देर में बस इसका ऐलान भी हो सकता है, ऐलान मुमकिन है। अब से कुछ ही देर के बाद एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में इस कमेटी का गठन हो सकता है और बहुत जल्द इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश में सभी नागरिक के लिए एक समान कानून, सभी धर्म जाति वर्ग के लिए एक समान कानून हो, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, पुरुष या महिला कानून सबके लिए एक जैसा हो, बराबर हो। शादी, तलाक, एडॉप्शन सभी समाज में एक जैसा कानून हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र पाराशर दिल्ली से, निर्णय कपूर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, ये बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी का समझा जा रहा है, कितनी देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कब ये बड़ा ऐलान संभव है गुजरात में? देखिए, अब से कुछ ही देर में करीब 2:30 बजे आज कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है और जैसे ही ये बैठक शुरू होगी, इसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा, ये प्रपोजल मूव किया जाएगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो डिफरेंट पहलूज हैं, जो विभिन्न उसके पहलू हैं, उस पर गौर करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म की जाएगी। जो एक्सपर्ट पैनल इसके तमाम जो एस्पेक्ट हैं उन सभी पर गौर करके इसके इम्प्लीमेंटेशन की फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे तय किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐन चुनाव से पहले ये फैसला जो है अपने आप में इसको लेकर के यहाँ गुजरात में राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गर्मा गया और मैं आपको बता दूं कि इसको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है, जहाँ बीजेपी ये मान रही है कि इस फैसले के ज़रिए जो हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन है वो काफ़ी हद तक कर पाएगी। वहीं हमने देखा है कि कांग्रेस आज
इस पूरे मामले पर अभी बचती हुई नजर आ रही है कुछ भी कहने से। उन्हें ये लग रहा है कि यदि अभी कुछ भी कहा गया ठीक इस फैसले को लेकर के चुनाव से पहले, तो एक बड़ा खामियाजा उसे भुगतना होगा। निर्णय एक चीज ये समझाएं कि क्या ये अंदर खाने जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के निर्णय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले से भी कुछ सुगबुगाहट आप महसूस कर रहे थे या अचानक से ये फैसला आया? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बीजेपी का जो कमिटमेंट है और पहले से जो बीजेपी लगातार इसकी मांग करती आ रही है, उसको देखते हुए इस सरकार की, यानी जब साल भर पहले भूपेंद्र पटेल एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्ज संभाला था गुजरात में, तब से उसके बाद से ये चर्चा जरूर हो रही थी। और उत्तराखंड में जब समिति बनी, उत्तराखंड ने जब इस पर एक प्रपोजल मूव किया, उसके बाद से ये आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन ये आज आ जाएगा चुनाव से ऐन पहले, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले की ये आखिरी कैबिनेट बैठक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे ये रूटीन कैबिनेट बैठक का दिन नहीं है, बट क्योंकि छुट्टियां थी गुजरात में भाई दूज की और नए साल की, इसलिए आज ये कैबिनेट बैठक हो रही है और ये आखिरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है चुनाव से पहले। तो इसमें ये प्रपोजल आएगा, ये किसी ने इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पिछले 2 महीने से जब बीजेपी की आदत है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं निर्णय चर्चा नहीं हो रही किस तरह से हमेशा सरप्राइज दिया जाता है। देवेंद्र, लेकिन जो सरप्राइज है आखिरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लेकर बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर रहती है और जो बाकी पार्टियां क्यों हमेशा बैक फुट पर रहती हैं? बीजेपी के लिहाज से हमेशा बीजेपी इस बात को कहती है कि मुस्लिम अपीजमेंट के तहत इस काम को नहीं किया था। और बड़ी बात यह है कि जब 1956 में हिंदू शादियों को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर जब कानून बना था, उस समय भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि ये सबके लिए होना चाहिए, लेकिन तब ये इस पर सहमति नहीं बनी और सिर्फ हिंदुओं के लिए, चाहे शादी, विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए उस समय कानून बनाए गए थे। और उसके बाद बीजेपी जब अस्तित्व में आई तो बीजेपी ने शुरू से इस स्टैंड को रखा। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि क्योंकि आपको मुसलमानों को प्रताड़ित करना होता है, इस लिहाज से आप इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों के धर्म में दखल देने की बात रहती है, इस तरह से ये बात बीजेपी कहती है। जबकि हकीकत में आप देखें तो इसका जो सबसे फ़ायदा और एकमात्र फ़ायदा जिसको मिलना है वो मुस्लिम समाज को ही मिलना है। मुस्लिम समाज की जो महिलाएँ हैं, हिंदू समाज या दूसरे धर्म की महिलाओं की तरह उनको भी अधिकार मिले, गोद लेने की बात हो, वसीयत की बात हो, शादी के मामले में, ये सारे अधिकार सबके एक समान होने चाहिए। न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान होने चाहिए। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और उस चीज़ को बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से कहती है। अभी क्योंकि चुनाव के समय है तो इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं कि ये एक जबरदस्त चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश रहेगी। और आप अंदाजा लगाएं कि बिल्कुल देवेंद्र, यही कारण है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर रहती है और यही वजह है कि गुजरात में सरप्राइज बीजेपी देने जा रही है चुनाव से ठीक पहले। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन चुनावों से ठीक पहले गुजरात सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में गुजरात का ओपिनियन पोल क्या है, अहमदाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के गोता इलाके में हैं। गुजरात सरकार आज एक बिल ला सकती है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाए जाने की बात है। जनता हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है और सरकार का ये फैसला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम कमेटी बनाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम कांतिलाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है ना। तो चुनाव से पहले अगर ये इस तरह सिविल कोड का मुद्दा लाया जाता है तो इसका चुनाव पे असर क्या होगा? चुनाव पे अच्छा असर रहेगा उसका, जो अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही असर रहेगा, बुराई तो कुछ में है नहीं, मतलब चुनाव में अच्छा परिणाम आएगा। अच्छा परिणाम आएगा। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक फैसला हुआ है कि कमेटी बनेगी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चले सर, होना ही चाहिए, सिविल कोड होना ही चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है ये। और वैसे भी ये आप कह रहे हो कि ये इलेक्शन के लिए ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, उससे पहला ये फैसला हो रहा है, तो इसका इलेक्शन पे असर क्या पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन का यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो बीजेपी है न है। बीजेपी के अलावा यहाँ पे कोई उम्मीद ही मत करो आप। नहीं, मना कर रहे हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड
कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बढ़िया है, बढ़िया है, उसका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली बीजेपी। सिविल कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, आप वाले शायद ऊपर से नीचे आ जाए तो भी नहीं मिले उसका कोई मुद्दा। ऊपर से नीचे आ जाए मतलब ऊपर से जो जाके नीचे आएगा ना तो भी उसका कोई काम नहीं होगा। दोबारा जन्म ले तब भी ना हो पाए, नहीं होगा। तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। भाई जी बोलोगे कुछ? नहीं फायदा मेरे को, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई साहब से पूछते हैं। सर, गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बना रही है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कौन सा सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड। तो अच्छा है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो शुरू से होना चाहिए था, अभी कर रहे हैं तो इट इज बेहतर। देर आए दुरुस्त है। हाँ, देर आए दुरुस्त है। तो चुनाव में इस फैसले का क्या असर होगा? चुनाव में इस फैसले का असर होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जो करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये फैसला पहले होना चाहिए था लेकिन अब हो रहा है तो बेहतर है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। सर, एक कमेटी बनाई जा रही है चुनाव से पहले, जिस तरह से उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला है? फैसला तो सही लगता है अभी, क्योंकि आगे जाके एक कोड होना जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि भाई हमारा ये जो हो रहा है उसे पता चलेगा कहाँ कैसे काम करना है। तो सबके लिए समान कानून हो, हिंदू मुसलमान सबके लिए कानून समान होना, वो सही बात है। सही बात, ठीक है। सर जी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जी जी, तो जायज ना जायज? जायज है, क्योंकि ये चाहिए अभी, और ये जरूरी है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए जरूरी है। तो हमें आनंद है, आनंद है। हाँ, ये जो तो चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है? पक्का रहेगा इसका असर। अगर ये ला रहे सिविल कोड, पक्का रहेगा इसका। अभी तो कमेटी बना रहे, सिविल कोड आएगा, लेकिन आएंगे ना, वो लाएंगे, वो अच्छा लाएंगे, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब गुजरात में आपने देखा कि अहमदाबाद में किस तरह जनता ने अपने मूड को लेकर अपनी बात, बिल्कुल दिल की बात सामने रख दी। लेकिन जो मूड है, ये मूड तो आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा ना, जब वो बटन दबाएंगे। अब आपको गुजरात से बताते हैं कि जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो क्या है। चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। 20 नवंबर को पहले फेज का मतदान हो सकता है और 4 दिसंबर को दूसरे फेज का। और इस तरह से देखा जाए तो 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात के भी नतीजे आ जाएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि यह सिर्फ अनुमान है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी औपचारिक तौर पर बयान नहीं दिया है। नवंबर महीने की पहली या फिर दूसरी तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब डेट का ऐलान कर सकते हैं। अब 1, 2 या फिर 3 भी हो सकता है, जिसमें चुनाव से जुड़ी एक एक डिटेल भी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 नवंबर और 4 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग कराई जा सकती है, यह फिलहाल बताया जा रहा है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर और साथ ही निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इलेक्शन के डेट्स को लेकर अब सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं लोग उत्सुक हैं, तो आप तक जो खबर आ रही है क्या बताती है? निश्चित तौर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में ये होनी है तारीख, और 1 से 5 के बीच में ये दोनों फेज हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि काउंटिंग 8 तारीख को होनी है, तो 8 तारीख से पहले 2 फेज में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो 1 दिसंबर को हो सकता है कि 1 या 2 दिसंबर को पहले फेज का हो, 5 को दूसरे फेज का हो। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो वो अपनी पूरी तैयारी दिखा रहे हैं। और एक और दिलचस्प चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि गुजरात के चुनाव के साथ साथ दिल्ली के जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है उनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए। उनका जो वोटिंग होगा उसमें इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात की काउंटिंग जो कि 8 दिसंबर को होनी है, उसके बाद ये वोटिंग कराई जाए। तो कुल मिलाकर आयोग की तरफ से अपनी तैयारी पूरी हो गई है, बस अब इंतजार है तारीखों के ऐलान का। अमित जी, निर्णय भी हमारे साथ मौजूद है। निर्णय, जो बातें देवेंद्र बता रहे हैं कि कमोबेश 20 तारीख के आसपास की डेट्स हो सकती हैं, 2 फेज में हो सकता है। गुजरात की जो आवाम है, आप कैसे देख रहे हैं? गुजरात क्या चाह रहा है? 2 फेज में चाहता है, सिंगल फेज में चाहता है, और क्या तारीखें ज्यादा सूट करेंगी वहां की आवाम को? देखिए, गुजरात में इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो तो पूर्ण कर ली गई हैं। जो तमाम एक्सरसाइज की जाती हैं चुनाव से पहले, चुनाव आयोग द्वारा या डिफरेंट पार्टीज़ द्वारा अपनी अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो ट्रेडिशन है गुजरात में पिछले 5 चुनाव से जो हम देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव 2 फेज़ में ही होते आ रहे हैं और दोनों फेज़ के बीच में 1 सप्ताह का अंतर रहता है। बेसिकली ये इसलिए तय किया गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें काफ़ी आसान हो जाता है और
जो मैनेजमेंट है इलेक्शन का वो थोड़ा एक तरह से कंड्यूसिव हो जाता है सिचुएशंस के लिए। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता भी तैयार है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार माहौल बन रहा है। गुजरात में पार्टीज़ जो हैं वो अपना अपना कैंपेन कर रही हैं, और इस बार मैं आपको बता दूं मुकाबला काफ़ी दिलचस्प भी हो गया है। आम आदमी पार्टी और MIM जैसी पार्टीज़ के चुनाव में कूदने की वजह से। तो अब सब लोगों को इंतज़ार इसी बात का है कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। वैसे जो परिस्थिति जिस तरह की निर्माण हो रही है और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, सेक्रेटरीट में जो मूवमेंट हो रहे हैं, वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी पहली या दूसरी तारीख को चुनाव का ऐलान संभव है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया इसका, और यदि पहली तारीख को चुनाव अनाउंस होते हैं तो लॉजिकली यदि देखें तो 29 नवंबर के आसपास पहले फेज़ का चुनाव होगा, और फिर अगर 1 हफ्ते का आप गैप उसमें लगाते हैं तो 4 या 5 दिसंबर को दूसरे फेज़ का चुनाव हो सकता है। लेकिन काउंटिंग जो है वो जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश के साथ ही होगी। बिल्कुल, और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं, जैसा कि निर्णय आप बता रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, इस बार का जो गुजरात का चुनाव है वो दिलचस्प होने वाला है, जैसा कि निर्णय भी बता रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है एक बार फिर से सत्ता हासिल करना। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें 2 चीज़ रहेगी। एक बात तो कि चुनाव का जो माहौल है वो बहुत दिलचस्प लग सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत करके ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो वो जो आंकड़े आपको दिखेंगे उन आंकड़ों में शायद ये दिलचस्पी इतनी ज़्यादा ना छलके। वहाँ पे आपको बहुत हद तक ऐसा लगेगा कि शायद ये एक तरफा चुनाव था, कम से कम पिछली बार जैसा तो बिल्कुल लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी जितने भी लोगों से आप बात करें, जिस भी दल के लोग से बात करें आप, इंडिकेशन इसी बात को लेकर मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि गुजरात का चुनाव होता है और वहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी भी जा रही है, कांग्रेस पार्टी तो है ही, बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनावी दौरा होगा, अमित शाह का होगा, और ऐसे कंडीशन में वो चुनाव कितना चर्चा का विषय बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि माहौल बहुत ही दिलचस्प रहेगा। क्या वो नतीजे भी उस प्रकार के दिलचस्प दिखते हैं, इसके संकेत अभी तक माहौल तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहेगा। निर्णय, एक बात बताइए कि आखिरकार क्योंकि लगातार वहां पर सत्ता में बीजेपी है, ऐसे में क्या सत्ता को लेकर एंटी इनकम्बेंसी वो फैक्टर वहां पर कितना इस वक्त आपको नजर आ रहा है जमीन पर? क्या बीजेपी के लिए चिंता का कोई विषय है ये? देखिए, मैं आपको बता दूं 27 साल से बीजेपी पावर में, और 27 साल से यदि कोई पावर में एक पार्टी होती है तो जाहिर सी बात है उसे नेचुरल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका सामना तो करना पड़ता ही है। और बीजेपी इससे बच रही है, ऐसा बच सकती है ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन पार्टी की तरफ से लगातार जो प्रयास किए गए हैं, और मैं आपको बता दूं पिछले साल जिस तरह से पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया गया और नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया उसने एक तरह से यहाँ की हवा बदल करके रख दी है। और जो डिसीजंस पिछले 1 साल में लिए गए हैं, जिस तरह से चीज़ों को मैन्यूवर किया गया है, जिस तरह से नए अध्यक्ष के तौर पे CR पाटिल ने पन्ना प्रमुखों का तक की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया है, उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी ने उस एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए पहले से इनफ जो मेजर्स हैं वो ले लिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसी एंटी इनकम्बेंसी को एक मुद्दा बना करके अपने लिए विकल्प, अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी यानी गुजरात में अक्सर हम ये चर्चा सुन रहे थे पिछले 1-1.5 साल से कि बीजेपी से लोगों की नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक मजबूत विकल्प नहीं है, इसलिए चलिए इंतजार करते हैं निर्णय की वहां की जनता क्या फैसला करती है। 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है तो उससे निपटने के लिए बीजेपी ने अपने इंतजाम किए होंगे, और मुकाबला कितना होगा आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।